गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार। मेरा नाम जयदीप भाटिया है। मैं मंत्रा एग्री सॉल्यूशन को लीड करता हूं और पिछले 25 साल से आलू से जुड़ा हुआ हूं। चाहे आलू का पोस्ट हार्वेस्ट हो या पोटैटो वैल्यू चेन हो, अलग अलग तरीके की कंपनी में मैंने काम किया है, जैसे पेप्सी, यूपीएल और अभी मंत्रा। और आज मैं आपके सामने कोई ऐसा बुकिश चीज़ नहीं रखूँगा, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करूँगा। तो टॉपिक है मेरा सीड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन कस्टमाइज्ड एग्रोनॉमी, फाउंडेशन फॉर पोस्ट हार्वेस्ट सक्सेस। जब हम पोस्ट हार्वेस्ट की बात करते हैं तो हमें कोल्ड स्टोरी याद आता है। उससे पहले की चीज़ हम नहीं याद करते हैं कि नहीं, ये तो कोई पोस्ट हार्वेस्ट का पार्ट नहीं है। तो आज उस पर बात करेंगे कि अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट सक्सेस चाहते हैं तो हमें सीड की क्वालिटी और एग्रोनॉमी के ऊपर कैसे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेरी स्लाइड है वो ये बताती है कि हम क्या करते हैं। तो मंत्रा एग्री सॉल्यूशन जो है वो सीड टू शेल्फ में है, यानी कि मिनी ट्यूबर प्रोडक्शन से लेके और सीड प्रोडक्शन और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और उसके बाद कोल्ड स्टोर्स, लॉजिस्टिक्स और फाइनली supplying to 16 factories of Haldiram and some other reputed processors। और साथ ही साथ 60 से 70 हज़ार टन आलू हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हम पूरी वैल्यू चेन में हैं। जैसा कि हम बात करते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट, तो पोस्ट हार्वेस्ट की जो सक्सेस है वो उस दिन से शुरू हो जाती है जब हम बीज को ज़मीन में लगाते हैं, राइट। सीड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखें कि जो भी हमारे किसान भाई हैं वो काफ़ी कुछ हद तक पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, गुजरात के किसान फोकस हो रहे हैं सीड प्योरिटी को लेके, सीड की जेनेटिक स्ट्रेंथ को लेके, सीड की फिजियोलॉजिकल एज को लेके। फिजियोलॉजिकल एज क्या है? सीड जब स्टोर में होता है उसको धीरे धीरे करके हम लोग स्टोर गर्म करते हैं या बाहर रखते हैं और उसको स्प्राउट कराने की कोशिश करते हैं। तो हर वैरायटी का एक फिजियोलॉजिकल एज होती है। अगर वो बहुत कम स्प्राउट है तो भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा स्प्राउट हो गया और उसके बाद लगाए तो भी उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो हमें उस लेवल का स्प्राउट लगाना होता है। वो फार्मर को अपने एक्सपीरियंस से भी पता लगता है, जिससे वो मैक्सिमम ईल्ड ले पाए। हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो 40 से 50% ईल्ड जो है या उपज आपकी सीड क्वालिटी से ही रिलेटेड है। अगर आपकी सीड क्वालिटी अच्छी नहीं तो आप 40 से 50% का ईल्ड का लॉस आपको हो सकता है। गुड सीड जो है, अच्छी क्वालिटी का सीड डिजीज और केमिकल यूजेस, डिजीज को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ केमिकल के यूजेस को भी कम करता है। यूनिफॉर्मिटी देता है साइजेस में, हायर यूनिफॉर्मिटी का साइज आता है और ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग में आपको आसानी होती है। साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग ट्यूबर हेल्थ है वो स्टोर में कम सड़ता है, कम डिके होता है और उसमें प्रोसेसिंग के लिए शुगर भी बिल्डअप लिमिटेड होता है। तो सीड क्वालिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम अपने देश में सीड की क्वालिटी की बात करें तो ये मैं आपको थोड़ा एस्टिमेट इस स्लाइड से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे देश में 600 लाख टन आलू की पैदावार होती है, 60 मिलियन टन या 600 लाख टन। और जो डेटा बताता है वो ये बताता है कि हमारे यहाँ जो उत्पादकता है, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है, वो करीब 10 टन प्रति एकड़ या 25 टन प्रति हेक्टेयर है। और हम करीब 2.35 मिलियन या 23.5 लाख हेक्टेयर में आलू जो है वो लगाते हैं, इस देश में लगता है। अब इतना अगर प्रोडक्शन है 600 लाख टन या 60 मिलियन टन, तो उसके लिए कितना सीड चाहिए? अगर हमारी उत्पादकता 10 टन प्रति एकड़ है तो 60 लाख टन सीड चाहिए, राइट। 60 लाख टन सीड, क्या हमारे देश में अच्छी क्वालिटी का सीड उपलब्ध है? बताइए हाँ या ना। नहीं है। अगर मैं बेस्ट एस्टिमेट देखूं, इनफैक्ट मैं डॉक्टर जितेंद्र जो करनाल में गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ हैं, उनका एस्टिमेट देखूं मैं तो उन्होंने बोला था कि करीब हमारे पास 20 लाख टन ही सीड ऐसा है जो कि जिसे हम गुड सीड कह सकते हैं। 40 लाख टन सीड हमारे पास अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अगर हमारे पास 100% सीड अच्छी क्वालिटी का हो तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 25 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ के करीब 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है उसी जमीन में। तो आप ये सोचो कि सीड क्वालिटी का कितना बड़ा रोल है।
अगर हमें आगे अपनी पॉपुलेशन को फीड करना है या अपनी उत्पादकता को बढ़ाना है तो हमें बीज की गुणवत्ता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अच्छा बीज बनाने की मुहिम में लगी हुई हैं, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या टिश्यू कल्चर की बात करें तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं? इस टेक्नोलॉजी के एडवांटेज हैं कि आपको प्लांट जो है वो ट्रू टू टाइप मिलता है, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल आपको मिल जाता है, साथ ही साथ इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। आपको मालूम है कि एक पौधा जो है वो करीब 50 से 80 ट्यूबर देता है, जो अगर वो एरोपोनिक्स में लगा हो, राइट। जमीन में लगेगा तो आपको 10 से 12 ट्यूबर या 8 से 10 ट्यूबर मिलेंगे, लेकिन एक एरोपोनिक का पौधा अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 50 से 100 ट्यूबर तक देता है, जो सीड की उपलब्धता को आगे चल के बढ़ाता है। हायर प्रोडक्टिविटी जब हम इस अच्छी क्वालिटी सीड का यूज करते हैं जनरेशन 1 जनरेशन 2 में, तो हमारी जो है वो गुणवत्ता बढ़ती है। तो टिश्यू कल्चर न केवल आलू में लेकिन बहुत सी फसलों में आजकल पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली बनाना में, केले में भी पॉपुलर हो रहा है। और आप देखेंगे जो पुराने लोग बैठे हुए हैं कि 20-25 साल पहले जब हम केला खाते थे वो किस तरह का होता था और आज किस तरह का हमें केला मिलता है, ये टिश्यू कल्चर का ही जो है वो चेंज है। बहुत सारे जो वेराइटीज़ हैं CPRI द्वारा निकाली जा रही हैं, जैसे कुफरी जमनिया है। तो इन सब का उत्पादन हम अगर करेंगे तो अगर हमें अच्छी क्वालिटी का सीड मिलेगा तो हम इसको रिटेल भी कर सकते हैं, जैसा कि कह के भाई विटामिन C इसमें ज़्यादा है, बाकी कैरोटेनॉइड्स इसके अंदर है, इसमें बड़े हेल्दी जो है वो चीज़ें हैं, ऐसे कह के हम इसको आगे भी रिटेल भी आलू को कर सकते हैं। आपने कई यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, टिश्यू कल्चर की फैसिलिटी आपने देखी होगी। तो सही रास्ता जो है वो अच्छी पोटैटो सीड बनाने का टिश्यू कल्चर के ज़रिए है। और आप ये देखिए कि जहाँ से भी आप अपना सीड खरीद रहे हैं तो कोशिश करिए कि वहाँ से आपको पूरी ट्रेसेबिलिटी मिले कि भाई आपने G2 कहाँ से लिया था, G1 कहाँ से लिया था, G0 कहाँ से लिया था। तो थोड़ी सी इंक्वायरी जरूर करिए। तो ये तो थी सीड की बात, जैसा मेरा टॉपिक कहता था कि भाई सीड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो अगर आपका ये लेवल का सीड आपको पास आ जाएगा तो आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और इसका इम्पैक्ट आपको स्टोरेज के लॉसेज में भी, पोस्ट हार्वेस्ट में भी दिखाई देगा। अब मैं करता हूँ कस्टमाइज्ड एग्रोनॉमी की बात। देखिए, एग्रोनॉमी जो होती है वो अपन पूरी जो शस्य विज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि भाई आलू की एग्रोनॉमी जो है वो हर वैरायटी के लिए एक सी है, हर रीजन के लिए एक सी है, कि भाई हमें एक जनरल रिकमेंडेशन हमारे पास आ गई या कहीं से आपको इवन गूगल से मिली या सरकार से मिली तो आपको जनरल रिकमेंडेशन मिलती है। तो उससे क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है कि ये जो साइज है एग्रोनॉमी या एग्रोनॉमी की अगर बात करें तो ये सबके ऊपर लागू होती है, कोई भी आप वैरायटी लगाएं। आपकी जो मिट्टी है, आपका जो क्लाइमेट है और आपकी जो एंड मार्केट की रिक्वायरमेंट है, भाई कोई प्रोसेस में आलू दे रहा है, कोई टेबल में आलू दे रहा है, कोई रिटेल के लिए भी आलू बना रहा है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने वैरायटी चुननी है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपने अपनी एग्रोनॉमी को सेट करना है। अगर आप कंट्रोल्ड न्यूट्रिशन देंगे और अपना इरिगेशन मैनेजमेंट ठीक रखेंगे, साथ ही साथ आपकी जो फसल की मॉनिटरिंग है और केमिकल का इस्तेमाल सही तरीके से होगा, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको ट्यूबर साइज में मिलेगा, यूनिफॉर्म ट्यूबर साइज आएगा, ड्राई मैटर कंटेंट आपका हाई रहेगा और फ्राई कलर प्रोसेसिंग की क्वालिटी का इंप्रूवमेंट आएगा। अब बहुत सारी जो नई वेराइटीज़ हैं, देखिए बहुत सारी नई वैरायटी आती हैं, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमारे पास कई वैरायटी आई हुई हैं, लेकिन बहुत जगह हमने देखा है कि अगर उसकी एग्रोनॉमी पे वहाँ काम नहीं हुआ तो वैरायटी वो वहीं की वहीं रुक जाती है या वो 15-20 साल 10-15 साल बाद जाके पॉपुलर होती है। आप सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आलू देते हैं, आपको पता होगा कि लेडी रोजेटा सभी लोग जानते हैं, LR को सब जानते हैं। LR के अलावा कौन सी ऐसी वैरायटी है जो पिछले 20 साल में सक्सेस हुई है चिप्स में? अशोक जी कह रहे हैं नहीं नहीं, कोई वैरायटी सक्सेस नहीं हुई है। सही बात है, आज की तारीख में स्टार तो LR ही है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है पिछली कंपनी में काम करने का, उन्होंने वैरायटी इंट्रोड्यूस करी थी 2010 में 11 में। वो वैरायटी हमने मल्टी लोकेशनल ट्रायल लगाए, लेकिन हमने ये देखा कि मल्टी लोकेशन ट्रायल में 2 ज्योग्राफी ऐसी थी, बंगाल ज्योग्राफी और छिंदवाड़ा ज्योग्राफी, जहाँ पे वो वैरायटी फेल हो गई। वो वैरायटी नहीं चली, ये सोच के नहीं चली कि भाई ये लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है और ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जगह है। छिंदवाड़ा को भी अर्ली आलू चाहिए और बंगाल में भी नंबर ऑफ डेज बड़े कम रहते हैं,
तो ये वैरायटी शायद यहाँ ये नहीं चल सकती। लेकिन जब हमने एज ए टीम उस पर सोचा कि भाई ऐसा क्या है कि ये वैरायटी नहीं चल सकती, क्या हम अपनी एग्रोनॉमी में कुछ कर सकते हैं, तो हमने ये देखा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमें अगर 40 mm से ऊपर का ट्यूबर चाहिए तो उसमें 80% जो ट्यूबर है वो 40 mm से नीचे के बन रहे थे। तो अब छोटे छोटे ट्यूबर का तो अपन कुछ नहीं कर सकते, तो हमने उसके ऊपर एग्रोनॉमी को चेंज किया, उसके एनपीके के रेशियो को चेंज किया, उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट के रेशियो को चेंज किया, इरिगेशन मैनेजमेंट को चेंज किया, और आज अगर आप देखें, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वही वैरायटी जो है एक बड़ी कंपनी को पूरी सफलता दे रही है। अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उन्होंने वैरायटीज निकाली हैं। जैसे अभी नई वैरायटी चिप्सोना 5 आई है आपके चिप्स के लिए, इसके साथ साथ ही फ्राइसोना आया है, फ्राइओम आया है। अभी वो जो वैरायटीज हैं उनकी एग्रोनॉमी के ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी एग्रोनॉमी के ऊपर अलग अलग रीजन में शायद प्राइवेट इंडस्ट्री काम कर रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो रहा है वो काम। तो हो सकता है कि वो वैरायटी फेज्ड आउट हो जाए, कोई और वैरायटी जो है बाहर से आ जाए और वो चल पड़े। तो आपको और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैरायटीज़ हैं, जो उन्होंने इतने सालों में मेहनत करके बनाई हैं और इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली बनाई है, ठीक है, उनके भी लोकेशनल ट्रायल हुए होंगे तभी वो वैरायटी सक्सेसफुल है, लेकिन हमें अपनी कोशिश एग्रोनॉमी के जरिए पूरी करनी चाहिए कि ये वैरायटी जो है वो सक्सेसफुल रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्राइसोना और फ्राइओम आगे चल के इंडिया के लिए बड़ी वैरायटी जो है वो बनेंगी। एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ आपको कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन का, कि अगर आप अपनी फसल में नाइट्रोजन ज़्यादा आपकी हो जाती है, यानी कि यूरिया आपका ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है, उससे आपका हरे पत्ते वाला भाग जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ट्यूबर की मैच्योरिटी डिले हो जाती है, हायर रिड्यूसिंग शुगर्स उसमें डेवलप हो जाती हैं नाइट्रोजन की वजह से, और जब वो फ्राई किया जाता है तो उसका जो एमिनो एसिड है वो शुगर जो है एमिनो एसिड से रिएक्ट करती है, उसकी वजह से जो है वो चिप्स डार्क होने लगता है। तो आप ये देखो कि नाइट्रोजन बढ़ाने से प्रोसेसिंग वैरायटी में आपको ये सिचुएशन मिलती है जो कि नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा चिप्स जो है उससे बनना चाहिए। तो आपको इस एग्रोनॉमी को समझना पड़ेगा। साथ ही साथ जो स्टोर के अंदर रखी हुई क्वालिटी है, अगर वो नाइट्रोजन ज़्यादा है तो लो ड्राई मैटर आपको मिलेगा, हायर मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, हायर रेस्पिरेशन रेट हो जाएगा उस आलू का, और रिजल्ट्स क्या होगा कि शुगर एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपको कोल्ड इंड्यूस स्वीटनिंग, यानी कि आलू स्टोर में रखे रखे मीठा होना शुरू हो जाएगा, और वेट लॉस भी काफ़ी होगा, स्प्राउटिंग इसके अंदर बढ़ जाएगी। इवन जो उसकी आप रिकंडीशनिंग करने की कोशिश करेंगे तो भी वो डार्क फ्राई कलर ही देगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, और आप लोगों को इसलिए कस्टमाइज एग्रोनॉमी के ऊपर अपने एरिया में काम करने की ज़रूरत है। आप लोग खुद भी, जो लोग काफ़ी पुराने किसान हैं, खुद भी आप तरह तरह के जो है वो ट्रायल लगा सकते हैं। अदरवाइज गाइडेंस अगर अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया बात है। अब आप देखिए, ये एक छोटी सी स्लाइड है जो ये बताती है कि अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है तो ये पोटाश, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अपटेक को घटा देगा, और उसका असर क्या होगा, लो ड्राई मैटर, पुअर फ्राई कलर। अगर फास्फोरस ज़्यादा है तो ये जिंक, आयरन और कॉपर के अपटेक को घटा देगा। इसका असर क्या होगा, स्मॉल ट्यूबर्स और वीक कैनोपी। अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के अपटेक को घटा देगा, और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी और हॉलो हार्ट आपकी क्रॉप में जो है वो आ जाएगा। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया के किसानों की बात करूं तो मेरा एक एस्टिमेट है कि फार्मर जो लोग हैं हमारे, जितनी फार्मर कम्युनिटी है, वो रफली मेरे ख्याल से 14 करोड़ के आसपास के फार्मर्स हमारे ऑल ओवर इंडिया हैं। उसमें खाली 1.1 करोड़ फार्मर ही ऐसे हैं जो कि सॉइल टेस्ट कराते हैं, वो टोटल का 8% है। अब आप जब सॉइल टेस्ट ही नहीं कराओगे, जो एक कस्टमाइज्ड एग्रोनॉमी की पहली प्रक्रिया है, तो आप किस तरह से जो है वो अच्छी यील्ड ले पाओगे, राइट? और जो आलू के किसान हैं जो सॉइल टेस्ट बेस्ड एग्रोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो करीब 20% हैं। इसमें भी 80% जो किसान हैं वो विदाउट सॉइल टेस्ट अपने खेत में आलू लगाते हैं, और बगल वाले ने क्या डाला है उससे पूछ के या कोई जनरल रिकमेंडेशन करके वो जो है वो कर लेते हैं। देखो, आप आलू उगा लोगे लेकिन आप इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाओगे।
अगर आप इंडस्ट्री के लिए आलू उगा रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि उन्हें क्या क्वालिटी चाहिए। करीब 50 साल पहले जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो गवर्नमेंट ने जो भी रूल बनाए थे उसमें ये था कि भाई हमारी जो एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्शन लेड एग्रीकल्चर इकोनॉमी होगी, यानी हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। उस समय ज़रूरत था, उस समय अनाज भी हमारे पास कम था, सरकार हमारी बाहर से मंगाती थी अनाज, तो प्रोडक्शन लेड सप्लाई चेन हुआ करती थी। वो सोच के उन्होंने फिर सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे इंस्टीट्यूशन, सब लोग प्रोडक्शन बढ़ाने में लग गए, राइट। आज क्या स्थिति है? आज अगर एक आप किसान हैं और आप लिंक हैं किसी इंडस्ट्री के साथ, चाहे कोई भी फसल हो, आपकी आलू हो, मूंगफली हो, कोई भी हो, तो आप डिमांड बेस्ड अपनी सप्लाई चेन बनाएं। इंडस्ट्री की क्या डिमांड है उस हिसाब से बनाएं, और उसमें आने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी ध्यान देना होगा। और कस्टमाइज्ड एग्रोनॉमी और सीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए और इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो कहते हैं कि क्वालिटी इज मेड इन फील्ड। अगर आपकी हेल्दी क्रॉप होगी तो आपके स्टोर के लॉसेज आपके गिर जाएंगे, आपकी मार्केट वैल्यू आपके प्रोडक्ट की राइज करेगी, लॉजिस्टिक्स जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका जो है ज़्यादा एफिशिएंट होगा, प्रोसेसर्स जो आपसे प्रोसेसर्स जुड़े हुए हैं उनको आप कंसिस्टेंट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे, लगातार दे पाएंगे, और फाइनली दिस लीड्स टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।